तो आज यूपी में तीसरे चरण का चुनाव है। कुल मिलाकर के 59 सीटों पर यहां पर आज मतदान होना है, जबकि पंजाब में भी आज ही एक ही चरण में मतदान होना है 117 विधानसभा सीटों के लिए। तो दोनों ही राज्यों में, यूपी और पंजाब में आज मतदान है। यूपी में सुबह 7 बजे से, जबकि पंजाब में 8 बजे से वोटिंग होगी। यूपी के तीसरे चरण में 59 सीटों पर आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। 59 सीटों पर कुल मिलाकर के 627 प्रत्याशी मैदान में है। सबसे हॉट सीट करहल, जहां पर अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में पहली बार विधानसभा के लिए मैदान में उतर रहे हैं। यूपी और पंजाब में आज दोनों राज्यों में जब मतदान है तो अलग अलग जो हॉट सीटें हैं उनकी भी लगातार हम बात करेंगे और चुनाव की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आपको बता रहे थे, यहां पर देखिए यादव लैंड पर नजर रहने वाली है खासकर। और क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है यादव लैंड? क्योंकि एक तरीके से सपा का गढ़, लेकिन इस गढ़ में भी बहुत बड़ी डेंट पहुंचाई थी बीजेपी ने साल 2017 में उन चुनाव में। और ऐसे में जब लहर विपरीत है, इसकी बात की जा रही है, तो फिर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर बदलाव कितना हुआ है। आज दिन भर का विश्लेषण आपके सामने रखते रहेंगे। अब चलिए तीसरे चरण में यादव लैंड अहम क्यों है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। यादव वोट बैंक पर नजर देखिए। करहल, यहां पर 1,25,000 मतदाता है यादव वोट बैंक के। जसराना में 1,30,000, शिकोहाबाद में 80,000, सिरसागंज में 1,20,000, एटा सदर में 65,000। ये वो मतदाता हैं जो कि यादव मतदाता हैं। इनकी भूमिका बड़ी हो जाती है इन चुनाव में और इनसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं जो नंबर 2 की पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पाले हुए है। अलीगंज में देखिए 65,000, मैनपुरी सदर में 50,000, जसवंत नगर में 1,40,000, अमृतपुर में 70,000, कायमगंज में 75,000, छिबरामऊ में 90,000 यादव मतदाता हैं। किसकी ओर जाएंगे? क्या ये एक तरफा वोट करने वाले हैं समाजवादी पार्टी को, जिनकी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी इन्हीं के लिए काम करती है? ये आरोप जो लगाए गए, या फिर इस बार एक बार फिर बीजेपी अपने नतीजों को रिपीट करेगी जैसा कि 2017 में हुआ था? लेकिन 59 सीटों पर आइए क्या रिजल्ट रहा था यह भी आपको बता देते हैं, क्योंकि 59 सीटों पर कुल मिलाकर के मतदान हुआ था। तो उस दौरान रिजल्ट किस प्रकार के थे, इस पर भी नजर। कुल 49 सीटों पर देखिए, 59 में 49 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। 2017 में समाजवादी पार्टी ने 8 सीटें हासिल की थी, महज 8 सीटें। कांग्रेस ने 1 सीट, महज 1 सीट कांग्रेस को मिली थी और बीएसपी 1 सीट के साथ बीएसपी को भी संतोष करना पड़ा था। ये पूरी पिक्चर साल 2017 के नतीजों की हम आपको दिखा रहे हैं। और अब चलिए हम लगातार अपने सहयोगियों का रुख कर रहे हैं। अलग अलग जगह से हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। अब मेरे साथ स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से पहले तो दिखाते हैं कहां से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज दिन की एक एक पिक्चर आप तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है। ये देखिए प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, संजीव त्रिवेदी मौजूद हैं, इसके अलावा मानस श्रीवास्तव है, प्रशांत देव हमारे साथ। एक और सीट, हॉट सीट वहां, और पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर आज पेश करने वाले हैं दिन भर। लेकिन अब मैं आपको फिरोजाबाद में एक बार फिर संजीव त्रिवेदी के पास लिए चलती हूं, हमारे साथ मौजूद हैं फिरोजाबाद में। संजीव, तैयारियां क्या मुकम्मल हो चुकी हैं? 6:35, जैसा इससे पहले विमल बता रहे थे कि वहां पर कुछ दिक्कत ईवीएम मशीन को लेकर के आई थी सुबह सुबह। फिरोजाबाद में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्या खबर मिल रही है? देखिए, फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज जो कि आर्य नगर में है, इस वक्त वहाँ मैं मौजूद हूँ और मैं दूर आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो इंटर कॉलेज बड़ा पुराना सा है और यहाँ पर जो मतदान कर्मी है वो तैयारियां कर रहे हैं। अंदर जाकर मैंने इस वक्त देखा तो पाया कि मशीनों की जांच चल रही है और यहाँ सब कुछ दुरुस्त पाया गया है। लोग बाग इक्के दुक्के पहुँचे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि 25 मिनट बाद जब 7 बजेगा और उसके बाद से सिलसिला वोटिंग का शुरू होगा। और सुबह का वक्त है, अभी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ है, तो जाहिर है कि लोग बाग नहीं हैं। और अपने आप में फिरोज़ाबाद बहुत जल्दी जग जाता हो ऐसी भी बात नहीं है। तो लगता यही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोग बाग यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन फिरोज़ाबाद वो ज़मीन है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त सफलता हाल के दिनों में हासिल की है और वो कायम रहता है या नहीं, इसी बात को लेकर के यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और लोकसभा की सीट भी आज की तारीख में फिरोज़ाबाद में भारतीय जनता पार्टी के पास है और यहाँ की जो 5 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो कुल मिलाकर के भले ही आप यादव लैंड की बात कर रही हैं, लेकिन फिरोज़ाबाद कम
से कम यहाँ कमल खिला हुआ है और यहाँ देखना पड़ेगा कि इस बार क्या होता है। ठीक है संजीव, बने रहिए। हाथरस आपको लिए चलते, देखिए ऋषिकेश कुमार वहां से हाथरस से हमारे साथ अब एक और तस्वीर के साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, सीधा आपके पास आते हुए हाथरस जिसने बहुत बड़ा मुद्दा थमाया, सरकार के विपरीत विपक्ष को, हाथरस में जमीनी सच्चाई, जमीनी हकीकत, माहौल क्या नजर आ रहा है, पहली तस्वीर दिखाते हुए समझाइए। देखिए बिल्कुल ऐसा 7 बजे का वक्त है, लेकिन तैयारियां हो गई है। पोलिंग एजेंट यहां आना शुरू हो गए अलग अलग पार्टियों के, और 7 बजे से मतदान शुरू होगा। हाथरस का जो सबसे ज़्यादा जो निगाहें, चूंकि सुरक्षित सीट है और वहां पे जो हाथरस कांड हुआ था, जो उसमें पीड़िता थे, उनके परिवार के पास तकरीबन 40 कमांडो लगातार उनके साथ हैं। और आज जब वो वोटिंग करेंगे तो नज़ारा होगा। कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया था, उन्होंने टिकट वापस कर दिया था। वो लगातार लोकतंत्र में आस्था नहीं जता रहे थे, सिस्टम से नाराजगी जता रहे थे। 10 बजे के आसपास उनका परिवार, जो पीड़िता का परिवार है, वो वोट करेगा। और वो पूरे गांव में महज 4-5 ही जो समाज है, दलित समाज, वो उसकी सुरक्षा के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। तो वो एक अलग तस्वीर होगी। लेकिन ये जरूर है कि पहली बार इस हाथरस विधानसभा या हाथरस जिले में जो 3 विधानसभा सीटें हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे रही थी। उसका एक कोर बैंक था, वोट बैंक था। हाथरस जो सुरक्षित सीट है, तकरीबन 90,000 से ज्यादा जाटव मतलब दलित मतदाता यहाँ पे हैं। और कहा जा रहा है कि ये मुफीद था। रामवीर उपाध्याय यहाँ से एक वक्त में चुनाव जीतते रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदला। 2017 में वो सादाबाद से वो चुनाव जीते, लेकिन बीएसपी से, लेकिन इस बार वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी से चुनावी मैदान में है। जो जाटलैंड की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है आशा, वो सादाबाद की सीट है हाथरस में, वहाँ है, क्योंकि 90,000 से ज्यादा यहाँ जाट मौजूद हैं और वहाँ से आरएलडी चुनावी मैदान में है। गुड्डू चौधरी हैं, उनके मुकाबले रामवीर उपाध्याय जो बीते 6 बार से विधायक हैं। कोई भी दल हो, चूंकि बेहद करीब थे मायावती के, और एक भी वो चुनाव नहीं आ रहे हैं। इस चुनाव में वो बेहद अस्वस्थ हैं। आगरा में हैं, उनके बेटे या उनके परिवार वाले चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। तो यादव, दलित, मुसलमान जो वोट बैंक है, जो इस बार समाजवादी और आरएलडी का कहा जा रहा है, और बीजेपी के खिलाफ जो जाट मतदाता वोटर हैं, तो उसका एक लिटमस टेस्ट भी है। क्योंकि इसके ठीक बगल में इगलास विधानसभा है अलीगढ़ का, वहां से बगल में अतरौली है, कल्याण सिंह के पोते जहां से चुनाव लड़ रहे थे, वहां दूसरे चरण मतदान खत्म हो गया था। तो ये एक प्रयोगशाला, और कहा जा रहा है कि इस बार लड़ाई काफी कांटे की है। जो अंतर तकरीबन 30,000 से ज्यादा था पिछली बार में, वो इस बार कहा नहीं जा रहा है कि कौन किसके पक्ष में हो। लेकिन जो जातिगत समीकरण है वो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। लेकिन जो बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, 5 बार दिन भर पहली तस्वीर दिखाना सबसे अहम हो जाता है। लेकिन ऋषिकेश, थोड़ा रोक इसलिए रही हूँ क्योंकि प्रभाकर मिश्रा, क्या आपको आवाज मिल रही है? वहां पर कुछ हलचल दिखाई दे रही है। प्रभाकर, आवाज मिल रही है? सुन पा रहे हैं आप हमें? आशा, आवाज मिल रही है। थोड़ी सी अंदर में मीडिया वाले थे, कुछ पुलिस वालों ने कहा कि बाहर निकलना है, तो उसी पर बातचीत हो रही थी। बेसिकली होता क्या है कि ऊपर से हम दिल्ली से आते हैं और चुनाव आयोग का परिचय पत्र लेकर आते हैं, परमिशन लेटर लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं होती है, तो उस तरह से हैंडल करते हैं और कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो सैफई का मतदान केंद्र है, पहले तो मैं इस मतदान केंद्र के बारे में दिखा दूं। एक बार ये दिखाई कि कितना भव्य स्कूल है। आशा, लोग जानना चाहते हैं कि सैफई अलग क्यों है। ये प्राथमिक विद्यालय है। बहुत जगह बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में इस तरह की इमारत नहीं होती है, प्राथमिक विद्यालय है। तो पहले ये मैं दिखा दूं, जहां पर मुलायम सिंह परिवार पूरा कुनबा यहाँ पर 10 बजे के आसपास यहाँ पर वोटिंग करने आएगा। तो इसको पहले एक चीज़ ये देख लीजिए। और दूसरी बात, चूँकि हाई प्रोफाइल बूथ है, तो पूरी मीडिया की बड़ी संख्या यहाँ पर आपको दिखेगी। दूसरी बात कि यहाँ से ये जसवंत नगर विधानसभा सीट है, जहाँ पर अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके लिए पूरा परिवार यहाँ से वोट देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि करहल, ये जो सीट है जसवंत नगर, ये इटावा में है। करहल यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर है, विधानसभा सीट शुरू हो जाता है, जहाँ पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। करहल पर भी सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और हाल के दिनों में जो चीज़ें हुई हैं, किस तरह से उनका विरोध वहाँ पर हुआ है, तो हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि करहल में अखिलेश यादव जीत जाएंगे, लेकिन मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है, सबकी निगाहें उधर होंगी। इसलिए कि बीजेपी ने वहाँ पर बहुत मेहनत किया है, बहुत कोशिश की है अपने बघेल के पक्ष में। जो महत्वपूर्ण एक और है कि यहाँ पर ये जो जसवंत नगर विधानसभा सीट है,
इसके बारे में कहा जाता है कि जब से ये सीट बनी है तब से कोई भी गैर यादव प्रत्याशी नहीं जीता है और ये मुलायम सिंह परिवार का अपना सीट है, तो इस पर भी कोई बहस मुबासा नहीं की जा सकती। तो ये है तस्वीरें और मैं इसे हाई प्रोफाइल बूथ इसलिए कह रहा हूं कि एक बार इधर कैमरे देखें, मतदाता अभी नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि मुझे कुछ मतदाताओं से बात करना चाहिए, कुछ युवा हैं हमारे साथ, मैं उनसे बात करूं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ है जी, इधर आइए। वोटिंग है, वोट देना है? हाँ वोट है, वोट क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोटिंग होगी? बेरोजगारी पर। कौन बेरोजगार है? हम बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं। हाँ, कुछ नेता ही बेरोजगार है क्या? कौन नेता? हाँ, क्या मुद्दा क्या है? बेरोजगारी मुद्दा है हम लोगों का। उसके अलावा भी कुछ है? बेरोजगारी है बिल्कुल मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। मेन मुद्दा बेरोजगारी है। जब आदमी बेरोजगार होता है तभी उसी से क्राइम रेट बढ़ता है। अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो हम तरह तरह के कोई भी कदम उठा सकते हैं। जब बुरा परेशान होता है तो कुछ भी। और आप? विकास के लिए है, विकास मुद्दा है, विकास कराएं। विकास के लिए है जो कुछ भी है। तो बेरोजगारी हो गया और विकास हो गया। महंगाई, विकास, बेरोजगारी। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पर कोई और कुछ आपको सुनाई नहीं देगा। इसी तरह के सुर हैं। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर इस सीट पर लेकर के कोई मतदाताओं में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा अलग भी होगा तो वो बोलेगा नहीं खुल के। लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये कितना स्मार्ट प्राइमरी स्कूल है। ऐसी बिल्डिंग नहीं दिखेगी आपको। तो सैफई क्यों खास है, सैफई की क्यों चर्चा होती है, ये दिखाने के लिए, बताने के लिए आशा ये तस्वीर काफ़ी है। अभी जो युवा बोल रहे थे यहाँ पर, फिर ये सवाल आगे इसका जरूर विश्लेषण कीजिएगा दोबारा जब आऊंगी कि ये सैफई का असर है या वाकई ये समझें कि नाराजगी जो खुलकर बोल रही है। मैं अब प्रशांत देव का रुख करना चाहूंगी झांसी में। प्रशांत, यहाँ पर किन मुद्दों की हवा है प्रशांत? क्योंकि पलायन, किसानों की आत्महत्या, पानी, ये तमाम मसले जो हमेशा से रहे, कोई भी सरकार आई कभी खत्म नहीं हुई यहां पर। लेकिन बीजेपी इस बार ये दमखम के साथ कहती रही कि किसानों, विदर्भ और बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहां पर ये सवाल पूछा गया, विपक्ष बताए कि अब किसानों की मौत क्यों नहीं होती, आत्महत्याएं क्यों नहीं होती। इसे यहां पर बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया। लेकिन जमीन पर मुद्दे आम जनता के बीच, जनमानस में क्या है? देखिए आशा, आपने एक बात जो बोली पानी का, तो आपको याद है कि हमेशा एक अखबारों में, मैगजीन में सूखा की जो तस्वीरें आती हैं वो यहीं से बुंदेलखंड से आती हैं। पानी आज भी बहुत बड़ी समस्या है। जो निचला इलाका है उससे थोड़ा सा ऊपर जब बुंदेलखंड में बोले तो वहाँ पानी नहीं मिलता। मतलब ये जो मार्च, अप्रैल, मई में पानी के लोग तरस जाते हैं, ये मुद्दा आज भी है, ये समस्या आज भी है। लेकिन जो आपने बात कही मुद्दे की, तो अभी तो बहुत लोगों से हम यहाँ पे बात नहीं कर पाए। लेकिन सुबह यहाँ 6 बजे आने के पहले जो हमने कुछ चाय वाले, कुछ अखबार के हॉकर्स से बात की, सुबह जो हमको मिले, उनसे इसलिए बात की कि वो ज़मीन पे रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो उनके लिए भी मुद्दे निकल के कोई ऐसे नहीं निकल के आ रहे हैं, चाहे किसी भी विधानसभा में कहीं भी इस तरह की बात निकल के नहीं आ पा रही, जो आम आदमी अपनी बातों को, अपने मुद्दे से जुड़ी बातों को लेकर के कभी किसी पत्रकार से बात करे, चुनाव के समय बात करे, ऐसा हमें पहले, दूसरे और तीसरे दौर में भी कहीं दिखाई दे रहा है। मुद्दे वही हैं जो शीर्ष नेताओं के मुद्दे हैं। कहीं योगी मोदी का मुद्दा है तो कहीं गठबंधन का मुद्दा है, जो जिस तरफ है एक तरह से लगता है कि लाइन खींची पड़ी है। बहरहाल झांसी में अगर हम बात करें, यहाँ पे जितने लोगों से हमने बात की, तो उनके लिए बात यही नज़र आती है कि योगी ने सब कुछ ठीक किया, ये सब कुछ ठीक है, इस तरह की बात आती है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो भी था यहाँ पे, तो हमने एक चाय वाले से बात की, हाँ भाई क्या मुद्दे हैं तुम्हारे इस बार? क्या योगी जी हैं, सब ठीक कर देंगे। तो इस तरह की बात, यानी कि उसको ये याद ही नहीं है कि उसकी समस्या क्या है, उसको क्या मिला, 5 साल में उसका क्या काम हुआ। तो इस तरह की एक लाइन खींच चुकी है। तो बहुत कुरेदने पे भी उसको शायद पता ही नहीं है कि हमारे मुद्दे क्या हैं, हमें क्या चाहिए, क्योंकि ऐसा एक माहौल बन चुका है। तो ये ज़्यादातर हमको यही समझ में आता है, चूँकि ये एरिया जो है पूरा, जैसा कि मैंने बताया कि पूरा बुंदेलखंड ने बीजेपी अपने कब्जे में किया हुआ है। तो अब बीजेपी के लिए समस्या ये है कि जो बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुकी है, इससे ज़्यादा क्या लेगी, मतलब इससे ज़्यादा क्या लेगी। तो अब बीजेपी को अगर होगा तो नुकसान ही होगा। वो कितना होगा, क्योंकि गठबंधन है, फिर जाति समीकरण है, तो इन सब को लेकर के बीजेपी के सामने ये चिंता जरूर होगी कि जब पूरे बुंदेलखंड में सारी सीटें उनके पास हैं, तो अब अगर कुछ फ़र्क पड़ेगा तो नुकसान का ही होगा, इससे ज़्यादा सीट तो वो जीत नहीं सकते हैं। तो अपने किले को कैसे बचाएंगे, और गठबंधन इनके किले को भेदने की कोशिश जरूर करेगा, जीते या ना जीते, लेकिन
कम तो करेगा। ये माना जा रहा है कि 4 विधानसभा में से 1-2 सीट ऐसी है जहाँ पे इनको टक्कर लग सकती है। एक आरक्षित सीट है जहाँ पे मैंने बताया कि अपना दल के लोग हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले तस्वीर और साफ होगी जब लोग यहाँ पे आने लगेंगे, उनसे जब हम बात करेंगे। तब वहां पर प्रशांत बात करिएगा, वहां पर मतदाताओं के मन टटोलना आज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है किन मसलों के साथ, क्योंकि यही एनालिसिस का एक माध्यम मीडिया के पास बचता है कि आखिर हवा का रुख वाकई किस ओर है। तीसरे चरण में भी अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि पहले 2 में ही 100 और अब 0 हो जाएंगे तीसरे चरण के बाद हमारे विरोधी बीजेपी पूरी की पूरी। मैं मानस श्रीवास्तव का रुख करती हूं, वहां से हमारे साथ कानपुर से हमारे साथ मानस श्रीवास्तव बने हुए मेरे सहयोगी। महाराजपुर सीट की मानस में बात करना चाहूंगी, क्योंकि महाराजपुर बदलापुर बना हुआ है। सतीश महाना के सामने जो कैंडिडेट फतेह बहादुर उतरे हुए हैं और उनको गुंडा एक्ट लगाकर, सतीश महाना के घर के बाहर ही जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो गुंडा एक्ट लगा करके और जेल भिजवा दिया गया। तो घर घर जाकर और इनफैक्ट रो रो कर, ये भी खबर है उनके बारे में, वो मतदाताओं के पैर तक छूकर वोट मांग रहे हैं, कसम खिलवा रहे हैं कि आपको वोट देना पड़ेगा। मतलब पूरा जोर लगाया हुआ है फतेह बहादुर ने। उसका कितना असर पड़ा है इस बार, और सतीश महाना के लिए क्या ये एक चुनौती होगा? देखिए, सतीश महाना कद्दावर नेता रहे, 7 बार के विधायक रहे और महाराजपुर से उनके मुकाबले में समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार फतेह बहादुर उनको कड़ी चुनौती दे रहे हैं। ये बात सही है कि पिछली बार से इस बार हालात थोड़े से बदले हुए हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी ये मानती कि पिछली बार सपा और कांग्रेस मिलकर एक साथ लड़ी थी, उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इस बार तो विपक्ष बिखरा हुआ है और जो समाजवादी पार्टी ने जिन दलों से गठबंधन किया है इस इलाके में उनका उतना शायद प्रभाव नहीं है। तो इसलिए बीजेपी अपनी जीत को लेकर के बहुत मुतमईन है, उसको लगता है कि बहुत आसानी से वो सीट जीत ले जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे मुद्दे इस बार जो हवा में यहाँ पर तैर रहे हैं उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर भी है रोजगार का। देखिए, ये जो कानपुर नगर है, ये कानपुर जो है इसका बड़ा पुराना इतिहास रहा और अंग्रेज़ों के समय से ही ये एक बड़ी औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था। रोजगार के लिए लोग आते थे यहाँ पर। आप और एक बात और बता दूं मैं कि कानपुर की खासियत रही है कि यहाँ पर मिलों के सायरन से सुबह और शाम का पता चलता था। जब मिलों के सायरन बजते थे तब पता चलता था कि अब सुबह हो गई है, और जब सायरन बजता था तो लगता था कि अब शाम हो गई है, लोगों को घरों को लौट जाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे वो मिलें बंद होती रही और पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो तमाम जाति समीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर लोग यहाँ पर वोट करते रहे। लेकिन इस बार चूँकि रोजगार का मुद्दा भी यहाँ पर है, इसलिए समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो इन मुद्दों पर सतीश महाना को, खासतौर से उस सीट पर उनको लगता है कि चूँकि कैबिनेट मंत्री थे रहे हैं और वो औद्योगिक विकास मंत्री थे, वादे किए गए थे कि पूरे देश से और दुनिया से यहाँ पर लोग आएंगे, बड़े औद्योगिक घराने आएंगे और तमाम उद्योग शुरू होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन कानपुर में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए रोज़गार का मुद्दा बार बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से उठाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि रोज़गार लोगों को नहीं मिल पाया, लोगों जो मिले थी वो बंद हो गई, जो कानपुर की शान थी, जो फैक्ट्रियों के सायरन मिलों को सुनाई पड़ते थे वो अब सुनाई नहीं पड़ते। बात सही भी कि मैं भी सुबह से यहाँ पर मुझे कोई सायरन की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, जबकि एक वक्त था कि मैं खुद भी यहाँ पर जब पहले भी आया करता था एक ज़माने में, तो उस वक्त भी यहाँ पर मिलों के सायरन सुनाई पड़ते थे, उसकी बड़ी दूर तक आवाज़ जाती थी। तो फिलहाल तस्वीर यह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए राह उतनी आसान नहीं कि पिछली बार 10 में से 7 सीटें जीत ली, तो इस बार ऐसा लगता नहीं है कि उतनी राह आसान होगी कि आसानी से बीजेपी जंग को जीत जाएगी। लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है कि इस बार उसके लिए फ़ायदेमंद बात यह है कि इस बार पिछली बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब मिलकर लड़ रही थी तो मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी बीजेपी ने जो जीत हासिल कर ली थी, इस बार शायद इसको लगता है कि इस बार क्योंकि दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं तो अगर वोटों का डिवीज़न होगा तो वो फिर से इसको रिपीट कर सकती है, ऐसा बीजेपी को लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा जो लोग जो जानकार है वो कह रहे हैं कि इस बार चूंकि मुद्दे दूसरे भी उस तरह की लहर नहीं है, इसलिए कुछ चुनौती ज़रूर मिलेगी। लेकिन जहाँ सतीश महाना की बात करें तो सतीश महाना 7 बार के विधायक रहे, जनता में उनका अच्छा प्रभाव है। लेकिन ये कह सकते हैं कि राह उतनी आसान नहीं, टक्कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी भी दे रही है और कांग्रेस भी दे रही है। ठीक है, आप बने रहिएगा मानस। मैं एक बार फिर अब हाथरस चली जाती हूँ क्योंकि बेहद कितना संवेदनशील ऋषिकेश नजर आ रहा है हाथरस इस बार चुनाव के लिहाज से। आपकी ऑडियो में दिक्कत है ऋषिकेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा आपके पास आती हूं, कनेक्शन ठीक करवाते हैं। उसके बाद विमल कौशिक एटा में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। विमल, आपके पास आते हुए यहां के मुद्दे विमल बताइए, और जोर कितना इस बार दोनों पार्टियों के बीच दो तरफा ही फाइट
या फिर बाकी पार्टियों का भी दखल होगा? बीएसपी यहां पर कुछ दखल बना पाई है? जी बिल्कुल, अगर देखिए यहाँ की बात करें तो एमवाई फैक्टर जिसके भरोसे समाजवादी पार्टी है, तो एमवाई फैक्टर यहाँ पर बिल्कुल काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी के टिकट का इंतजार जो कर रहे थे अजय कुमार यादव, वो अब बीएसपी में जा चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं डेंट करेगा इसी एमवाई फैक्टर को। और दूसरी तरफ क्योंकि बीएसपी का अपना भी दलित वोट बैंक है और वो भी भरोसा जता के बैठे हैं कि वो वोट बैंक कहीं नहीं खिसकेगा। लेकिन अगर मुख्य तौर पर देखा जाए, शुरू से यहाँ पर पिछले अगर 6 चुनावों को देखें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही हमेशा से ये मुकाबला रहा है। और इस बार भी, क्योंकि अगर 2012 की बात करें तो 2012 में जो एटा जिले की 4 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, जबकि 2017 में वो चारों की चारों सीटें, जिसमें अलीगंज है, जलेसर है और मरहरा है, ये और एटा सदर है, ये 4 सीटें हैं और चारों की चारों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। तो इस बार भी बीजेपी को उम्मीद है, क्योंकि अगर बात करें तो बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं विपिन कुमार डेविड, वो करीब 21,000 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार वो ये उम्मीद नहीं की जा रही, इस बार मुकाबला कांटे का है। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये उम्मीद कर रही है कि बीएसपी जो है वो एमवाई फैक्टर में सेंध लगा, जिसका बीजेपी को फायदा हो और बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर जो 4 सीटें हैं उसे रिगेन करने में कामयाब हो। जी ठीक है विमल, आप भी बने रहेगा हमारे साथ। ऋषिकेश, आपके पास मैं आती हूं, एक छोटा सा ब्रेक यहां पे लेना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद सीधा आपको लिए चलेंगे हाथरस। कितनी संवेदनशील और यहां से विपक्ष कितना भुना पाया है मुद्दों को अपने लिए बीजेपी के खिलाफ। एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।